हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विद्रोह का केंद्र, विद्रोही नेता। इलाहाबाद से विद्रोही नेता लियाकत अली थे, ये सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये भी सही है। कानपुर से नाना साहब, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, ये सही है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी, ये भी सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, नहीं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं था, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। तो ये गलत है और यहीं चुनना है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस भी आया था और सर टॉमस रो भी, दोनों ही आए थे। कैप्टन हॉकिंस 1609 में और सर टॉमस रो 1615 में। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी, ये सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि नहीं, पांडिचेरी की संधि हुई थी, तो ये गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद में पांडिचेरी नहीं, पेरिस की संधि हुई थी, तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया है, इस कारण से ये दोनों ही गलत है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है? रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया था? अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार किया, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1608 में सूरत में खोला था और फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना 1668 में खोला था सूरत में। तो दोनों ही खोले थे, सो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है? श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। आरंभ में अंग्रेज सैनिकों को बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर युद्ध करने पर दोहरा भत्ता मिलता था। इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय से लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंद कर दिया गया था और इसी कारण श्वेत सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो ये सही है। दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों राइट ऑप्शन सी होगा। 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो निजामुल मुल्क के मुगलों के मध्य हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो मद्रास की संधि के द्वारा हुई थी, मद्रास की संधि, और ये संधि साइन की गई थी 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को, 4 अप्रैल 1769, राइट ऑप्शन बी होगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल हेनरी बेंसीटाट था और हेनरी बेंसीटाट का कार्यकाल 1760 से 1765 तक रहा था। तो बेंसीटाट, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो कलकत्ता में टकसाल की स्थापना हुई थी, ये सही है। रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, ये भी हुआ था। सालबाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, ये भी हुआ था। तो तीनों ही जो कार्य है ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि लॉर्ड एलन बेरो ने 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा किस वर्ष सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? 1800 में की गई थी और फिर बाद में इसको 1802 में बंद भी कर दिया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण
डुरंड रेखा किस वायसराय के समय में किया गया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में किया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल था 1888 से 1894। तो राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? नहीं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से 1916 तक। तो ये गलत है। लॉर्ड बिलिंगटन के टाइम में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? ये सही है। लॉर्ड बिलिंगटन के टाइम में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। और लॉर्ड बिलिंगटन का समय था 1931 से 36 तक। तो ये सही है। लॉर्ड बेवेल के टाइम में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था? बिल्कुल। लॉर्ड बेवेल के टाइम में 1945 में ही सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था। और लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल था 1943 से 47 तक। तो इसमें से बी और सी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था? तो मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया था, अवतारवाद का भी, बहुदेववाद का भी और पुरोहितवाद का भी। इन चारों का विरोध किया था। तो 1, 2, 3, 4, राइट ऑप्शन सी होगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। महादेव गोविंद रानाडे ने ही 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी और उसका उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना। निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? तहजीब उल अखलाक का लेखक सैयद अहमद खान ही थे, उन्होंने ही लिखा था। ये सही है। असबाब ए बगावत हिंद के भी लेखक सैयद अहमद खान थे, लेकिन इंडियन मुसलमान के लेखक डब्ल्यू हंटर थे। डब्ल्यू हंटर इसके लेखक सैयद अहमद खान नहीं थे। तो बी होगा, राइट ऑप्शन बी। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किसने कहा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर है? तो ये कथन है नारायण गुरु का, श्री नारायण गुरु का। श्री नारायण गुरु ने 1888 में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था। तो नारायण गुरु, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो समाज समता संघ की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। ये सही है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था, इसकी भी स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। तो ये गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। ये सही है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बी सुमेलित नहीं है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो अकाल में भू राजस्व वसूली, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल में 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था और अकाल पड़ने के बावजूद भी भू राजस्व की वसूली की गई थी। तो ये मुख्य कारण था। ये सही है। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, ये भी सही है। तो इसमें से जमींदारी प्रथा का विरोध, अकाल में भू राजस्व वसूली, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, जमींदारी प्रथा का विरोध, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। ये सही है। रामपाओं का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आलूरी सीताराम राजू थे। ये भी सही है। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सभी सुमेलित है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नील विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? इस विद्रोह को दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नेतृत्व प्रदान किया था। ये सही है। इस विद्रोह से विवश होकर अंग्रेजों ने WS सीटोनकर के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया था। ये भी सही है। 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। ये भी सही है। तो तीनों ही कथन सही है और सही नहीं है ये हमें चुनना है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो अवध किसान सभा के संस्थापक थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो बाबा रामचंद्र, राइट ऑप्शन ए होगा।
बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा 1890 में की गई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में लाया गया था? नहीं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था, तो ये गलत है। शारदा अधिनियम 1930 में लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था, ये सही है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लाया गया था, ये सही है। तो सुमेलित नहीं है, ये चुनना है हमें, तो ए सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो मोपला का विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 में। तो फरवरी 1931, तो सबसे बाद में यही घटना हुई, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को, राइट ऑप्शन डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घटनाएं दी गई है और सूची 2 में तिथियां दी गई हैं। बैरकपुर विद्रोह ये नवंबर 1824 में हुआ था, नवंबर 1824, तो ए का 2 हो जाएगा। बरहामपुर विद्रोह ये हुआ था फरवरी 1857 में, तो बी का 4 हो जाएगा। और संथाल विद्रोह ये हुआ था 1855-56 में, तो सी का 3 हो जाएगा। और बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था, तो डी का 1 हो जाएगा। यानी 2431 राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। 2431 यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक का दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो 368, अनुच्छेद 368, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, राइट ऑप्शन बी होगा। वित्त आयोग के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संचयी निधि से धन निकालने की अनुमति देना, नहीं, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, ये सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, ये सही है। संघ तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, उसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है, तो ये गलत है। तो 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया था और इसका संबंध चुनाव सुधार से है, तो चुनाव सुधार इसमें से कोई नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि उसे कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, नहीं। उसे कुल मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं होता है, ये भी नहीं। उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, ये सही है, तो राइट ऑप्शन यहाँ से सी होगा। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पे नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा तो हटाया जाएगा लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पे नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे हटाया जाएगा। इस कारण से सी भी गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? भारत में चुनाव आयोग का गठन 26 नवंबर 1949 को हुआ था, नहीं, जनवरी 1950 में हुआ था, ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, ये सही है।
निर्वाचन आयोग का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, नहीं 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो। तो ये भी गलत है, तो बी सही है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो वो है अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट व्यवस्था ये अपनाई गई है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इसी मेथड का यूज किया जाता है। और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली ये भी अपनाई गई है। तो 1 और 3 होगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? जिला योजना समितियों का गठन करने की, नहीं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज का गठन का प्रावधान 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है। तो ये गलत है। राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, ये सही है। राज्य वित्त आयोगों की स्थापना की, ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, ये सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, आंतरिक उपद्रव इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। पहले ये प्रावधान था, बाद में संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो 1, 2 और 3 सही है। तो 1, 2 और 3 नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन, राइट ऑप्शन ए होगा। सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, ये सही है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है, सूर्य नहीं घूमता है, ये गलत है। तो केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती है? तो ये दोनों रेखाएं गिनी की खाड़ी में मिलती है, गल्फ ऑफ गिनी, राइट ऑप्शन ए होगा। प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देश के सही सुमेल की पहचान करें। एटना ईरान में नहीं है, एटना ज्वालामुखी इटली में है। मोनोलोआ जो है यूएसए के हवाई द्वीप में है, इंडोनेशिया में नहीं है, ये भी गलत है। एस्ट्रॉम्बेली इटली में है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, तो ये भी गलत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है, ये सही है। सर्वाधिक देशों वाला महादेश अफ्रीका है, बिल्कुल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया है। और एशिया महादेश में जो देशों की संख्या है वो है 48, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, 54 कंट्रीज। तो इसमें से दोनों ही सही है, 1 एवं 2, राइट ऑप्शन सी होगा। 2 ज्वार के बीच समय अंतराल होता है, तो सामान्यतः प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है। 2 ज्वारों के बीच 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है। दिन में पहली बार ज्वार चंद्रमा के आकर्षण तथा दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है। तो इस तरीक़े से हम देखें तो ज्वार आने के 6 घंटे 13 मिनट के बाद में भाटा आता है। तो टोटल समय हो गया 12 घंटे 26 मिनट। तो 12 घंटे 26 मिनट, राइट ऑप्शन बी होगा। कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम कहाँ होता है? तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है, और इसका मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है, सबसे महत्तम अधिकतम प्रभाव जो होता है वो ध्रुवों पर, और सबसे लिस्ट सबसे मिनिमम विषुवत रेखा पे यानी इक्वेटर पे होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से
पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है और इसको फेरल का लौ कहा जाता है। चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है, ये सही है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज में, ये सही है। तो 1 एवं 2 दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। हनोई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है और ये रेड नदी के किनारे स्थित है, रेड, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, ये सही है। नैरोबी घोषणा पत्र ये 1997 में, 1992 में नहीं, 1997 में हुआ था। अब पेरिस सम्मेलन 2015 में, तो ये सही है। इसमें से कौन सही सुमेलित है? तो ए और सी सही सुमेलित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित को लवणता की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। तो इसमें से मृत सागर की लवणता है 238%, 238%, और वान झील की लवणता है 330%, काला सागर की लवणता है 175%, 175%, और बाल्टिक सागर का है 225, 225%। तो सबसे कम है 175 काला सागर, यानी 3 सबसे लास्ट में आएगा, तो 3 सी वाले में ही दिया हुआ है सबसे लास्ट में। सबसे ज़्यादा लवणता है वान झील की 330%, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में क्या कनाडा के संबंध में सही नहीं है? कनाडा की समुद्र रेखा विश्व में सबसे लंबी है, ये सही है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी सही है। कनाडा के क्यूबेक प्रांत को देश के अंदर देश कहा जाता है, बिल्कुल। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा का क्यूबेक प्रांत एक फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, और फ्रेंच जो है फ्रांस की भाषा है, इस कारण से इसको कहा जाता है देश के अंदर देश है। तो इसमें से सभी सही है और हमें चुनना है सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन सी नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? तो पराना नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है, राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो 45,03,097 करोड़ रुपया है, 45,03,097 करोड़, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं सप्तर्षि से संबंधित है? तो समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ ये है, हरित विकास ये भी है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ये भी है, सक्षमता को सामने लाना ये भी है, वित्तीय क्षेत्र ये भी है, और संरचना एवं निवेश ये भी है। भारत की प्रगति नहीं है, इसकी जगह पर वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो 7 नहीं है, बाकी 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, राइट ऑप्शन सी होगा। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 6 से घटाकर 5 कर दी गई है, और आयकर के छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया कर दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो 2.4 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? देखो अपना देश पहल, ये की गई है इसकी चर्चा। स्वदेश दर्शन योजना, इसकी भी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसकी भी चर्चा की गई है, तो तीनों ही की चर्चा की गई है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजट ये प्रावधान किया गया है? 70,000 करोड़ रुपये का किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है, 6 से 6.8% की गई है, राइट ऑप्शन सी होगा। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? 3% की वृद्धि देखी गई, राइट ऑप्शन सी होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? तो 10,457 किलोमीटर, राइट ऑप्शन बी होगा।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले 3 शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आया था सिंगापुर से, उसके बाद में मॉरिशस, थर्ड पे यूएई। राइट ऑप्शन ए होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो 2047 तक ऊर्जा के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। 562.7। राइट ऑप्शन सी होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर जंतु दिया गया है और इधर संघ दिया गया है। तो इन चारों में से यदि हम देखें तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया परजीवी है क्या? यह एक प्रोटोजोआ है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो डी का तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे बिल्ली है। बिल्ली क्या है? एक स्तनधारी है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो स्तनी वर्ग की है, तो सी का 2 हो जाएगा। तो जो ही ये दोनों पता चल गया, डी का 3 एंड सी का 2, तो डी का 3 एंड सी का 2, यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी घरेलू मक्खी जो है आर्थ्रोपोडा, और एस्केरिस जो है वो नीमेटोडा से जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के उप इकाइयों को कहा जाता है? डीएनए के उप इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से रक्त के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स की संख्या बराबर होती है। नहीं, आरबीसी सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है, ये सही है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से अधिक होती है, नहीं, ये गलत है। आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में प्लेटलेट्स और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों से कम होती है। तो इसमें से ओनली बी सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह और सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किन की आवश्यकता होती है? तो इनमें से कैल्शियम, पोटेशियम तथा सोडियम 3 आयनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें से कैल्शियम तो है ही, सोडियम भी है, साथ ही लौह भी है, ये मायोग्लोबिन के रूप में रहता है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? आहार का निर्माण करना प्राथमिक कार्य है। गैसों का विनिमय करना भी प्राथमिक कार्य है। खाद्य और जल का चालन नहीं है प्राथमिक कार्य। राइट ऑप्शन सी होगा। जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यह सर्वप्रथम युगांडा के जीका वन में एक बंदर में पाया गया था, ये सही है। यह दिन के समय में एडिज, सक्रिय एडिज मच्छरों से संचारित होता है। एडिज मच्छर से ही यह संचारित होता है, ये सही है। यह गर्भवती महिलाओं से बच्चों को संक्रमित करता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता में एक्रोमीगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? इसमें शरीर की लंबाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। राइट ऑप्शन बी होगा। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। स्पॉन्जिला निम्न में से किस संघ का जीव है? तो यह संघ पोरीफेरा का जीव है। राइट ऑप्शन ए होगा। इस संघ में आने वाले जंतुओं को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इस संघ के जीवों के शरीर में उत्तक का अभाव होता है। इस संघ के सजीवों की शरीर भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिसे ऑस्टिया कहा जाता है। इस जीवों में नाल तंत्र की सहायता से संपूर्ण शरीर में जल प्रवाहित होता है। इस संघ के जीव द्विलिंगी होते हैं। इसमें प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों तरह से होता है एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। इसके लार्वा को एम्फीब्लास्तुला कहा जाता है, जो स्वतंत्र रूप से जल में तैरती है। इसमें पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन की क्षमता होती है।
कछुए के पीठ पर निम्न में से कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो कछुए के पीठ पे प्रोटोडर्मा पाया जाता है, प्रोटोडर्मा, राइट ऑप्शन बी होगा। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा जो है ये घोंघे के ऊपर होता है, घोंघे के। और जुक्लोरेला, जुक्लोरेला जो हाइड्रा के शरीर के अंदर रहा जाता है और ये सहजीवी संबंध इसके बीच में होता है, हाइड्रा और जुक्लोरेला के बीच में। और सीफेल्यूरोस, सीफेल्यूरोस जो है ये चाय, कॉफ़ी आदि के पत्तियों पे पाया जाता है, तो इसमें से बी सही होगा, प्रोटोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजूर निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो खजूर जो है वो पाल्मी कुल से संबंधित है, पाल्मी, राइट ऑप्शन सी होगा। पाल्मी कुल के अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं उसमें शामिल है ताड़, नारियल, सुपारी, खजूर। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख वनस्पतियां हैं वे हैं आलू, टमाटर, लाल मिर्च, बैगन, तंबाकू आदि। निम्न में से पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि को रोकता है और ये वृद्धिरोधी हार्मोन है, राइट ऑप्शन सी होगा। ऑक्सीश्वसन के यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये सही है। इस श्वसन में अवायवीय यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नहीं, कम मात्रा में नहीं, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस कारण से बी गलत है। यह श्वसन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में से सम्मिलित रूप से संपन्न होता है, ये सही है, तो इसमें से बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा कवक गन्ने में लाल सड़न यानी रेड रॉट ऑफ शुगर केन रोग के लिए जिम्मेदार है? तो वो है कोलेटोट्रिकम फाल्केटम, कोलेटोट्रिकम फाल्केटम नामक कवक, यानी राइट ऑप्शन ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। संघ एकाइनोडर्मेटा, तारा मछली इसके अंतर्गत आती है। संघ एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत इस संघ के जंतु सामान्यतः समुद्री होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कंटिकाएँ पाई जाती है। इनमें रीजेनरेशन की क्षमता होती है। इसमें जो आते हैं ब्रिटल स्टार, तारा मछली, समुद्री आर्किन, समुद्री खीरा, थायोन, कुकुमेरिया आदि आते हैं, तो ए का 1 हो जाएगा यहाँ से। पहला संघ मोलस्का, संघ मोलस्का इनका शरीर कोमल तथा खंडहीन होता है और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो काइटन, पाइला, सीप, सीपिया, नियोपाइलिना आदि आते हैं, तो बी का हो जाएगा 2। और यदि संघ एनालिडा की बात करें तो संघ एनालिडा, इस संघ के जीवों का शरीर लंबा, खंडित तथा कृमि के आकार का होता है। इनके शरीर में छोटे छोटे कांटेनुमा शुक पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत पॉलीगोडिमस, नेरिस, केचुआ, जोंक आदि आते हैं, तो सी का 3 हो जाएगा। और संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, ये चपटे फीता नुमा परजीवी कृमि होते हैं। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल्स द्वारा होता है और इसके अंतर्गत आते हैं प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया आदि। तो फैसियोला जो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का है, तो डी का 4 हो जाएगा यहाँ से, यानी 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन ए होगा। रक्त के थक्का बनने की क्रिया में निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया सत्य है? तो रक्त का थक्का बनना एक जटिल प्रक्रिया है। जब शरीर के किसी स्थान से रक्त बहने लगता है तो रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स वायु के संपर्क में आते ही टूट जाता है। थ्रोम्बोसाइट से निर्मुक्त रासायनिक पदार्थ रक्त के प्रोटीन से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। यह प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में उपस्थित कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, यानी
प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन ये मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इज इक्वल टू थ्रोम्बिन। ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। सक्रिय थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन से क्रिया करके फाइब्रिन नामक तंतुमय सूक्ष्म जाल के रूप में बदल देता है, जिसमें रक्त कणिकाएं फंसकर एक लाल ठोस पिंड बना देती है। यह थक्का बहने वाले रक्त को बंद कर देती है। तो थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिल करके फाइब्रिन बना लेते हैं, ये भी सही है यहाँ पे। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिल करके थ्रोम्बिन बना लेते हैं। थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन से मिल करके फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन जो है रक्त रुधिकाणु यानी रक्त के जो कण हैं इससे मिल करके रक्त का थक्का बना देता है। यहाँ से तो इनमें से तीनों ही सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। ग्लोब्यूलिन निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है, राइट ऑप्शन सी होगा। एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम का स्त्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो है फैट का पाचन करता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन ए होगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किन कोशिकाओं में होती है? केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं, दोनों ही में होती है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में होती है, राइट ऑप्शन सी होगा। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से प्राप्त 2 अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मेरुरज्जु का कार्य नहीं है? शरीर को संतुलन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन, ये सभी मेरुरज्जु का काम है। तो कार्य नहीं है ये चुनना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों के अध्ययन को कहा जाता है। तो अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन ए का 2 हो जाएगा। एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूण के अध्ययन को कहा जाता है, तो बी का 4 हो जाएगा। हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है, सी का 1 हो जाएगा। और एंटोमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन को कहा जाता है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इसमें से 2 4 1 3 2 4 1 3 यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन ए होगा। बैक्टीरिया जीवों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न में से किस जगत का भाग है? तो R.H. व्हिटेकर द्वारा जीवों का 5 रूपों में वर्गीकरण किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन 5 में से बैक्टीरिया जो है मोनेरा ग्रुप का जीव है, तो मोनेरा हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? मेटोजोआ वर्ग के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव एक कोशिकीय होते हैं, जबकि मेटाजोआ वर्ग के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, इस कारण से ये सही है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगा फेरा इंडिका है, ये भी सही है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन होते हैं, ये सही है।
प्रोटिस्टा जगत के जीवों में केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। इनकी कोशिकीय संरचना सरल होने के कारण इसे पादप, जंतु आदि वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अधिकांश प्रोटिस्टा जल में पाए जाते हैं एवं इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, प्रजनन होते हैं। तो तीनों ही सही है, 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा। ट्रांसपोजोन क्या है? तो ट्रांसपोजोन एक जंपिंग जीन है। जंपिंग जीन इसलिए है क्योंकि ये जीन अलग अलग क्रोमोजोम में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तो यह एक प्रकार का जीन है, जंपिंग जीन कहा जाता है जिसको, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है, राइट ऑप्शन ए होगा। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ लाइट हो जाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 में बदल जाता है। यह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन है ये है। अब इसको यदि हम बैलेंस करें तो 6CO2 अब प्लस 12H2O, C6H12O6 अब प्लस 6H2O और प्लस 6O2 हो जाएगा, यहाँ से ये बैलेंस हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 3 फरवरी 1916 को वायसराय द्वारा पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। उच्च न्यायालय में कार्य प्रारंभ 1 मार्च 1916 से हुआ। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनर्ड चेम्स चैमियर थे, और ये तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए, सर एडवर्ड मेनर्ड चैम्स चैमियर, राइट ऑप्शन सी होगा। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद चंद्रन है। निम्नलिखित जनप्रतिनिधि को उनके निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जनप्रतिनिधि का चुनाव क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात इस तरह से है। जिला परिषद सदस्य, एक जिला परिषद सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। जिला परिषद का सदस्य, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी में शामिल होती है, 50,000। उसके बाद में मुखिया, एक मुखिया एक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। एक ग्राम पंचायत लगभग 7,000 की जनसंख्या पर गठित होता है। मुखिया का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। तो उसके बाद में सेकंड पे आएगा मुखिया, यहाँ पे 7,000 की जनसंख्या शामिल होती है, 7,000। उसके बाद में पंचायत समिति का सदस्य, यहाँ पे पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है। प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो इसमें 5,000 जनसंख्या शामिल होती है, 5,000। और वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत कई वार्ड के संगठन से बनता है। प्रत्येक वार्ड सदस्य का चुनाव लगभग 500 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। तो वार्ड सदस्य के 500 जनसंख्या इसमें शामिल होती है, वार्ड सदस्य को चुनने में लगभग 500। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हो जाएगा 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है, ये सही है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, 1 एवं 2 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? आमिर सुबहानी है। बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करें। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, बिल्कुल सही है। बिहार विधानसभा भारत में तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा सदन है। अब बिहार की विधायिका द्विसदनीय तो है ही। बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सीटें हैं, और जबकि विधान परिषद में 75 सीटें हैं। तो बिहार का विधानसभा उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, और महाराष्ट्र में 288 सीट है। तो इन तीनों के बाद चौथे स्थान पे आता है बिहार। तो बिहार विधानसभा भारत में तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा सदन है, नहीं, चौथा है, तो ये गलत है। बिहार विधान परिषद भारत में सर्वाधिक सीट वाला विधान परिषद है, नहीं,
बिहार का विधान परिषद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के साथ संयुक्त रूप से तीसरा सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है और बिहार में भी 75 सीट है। इस कारण से कर्नाटक और बिहार में इक्वल सीट होने की वजह से संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है। तो सी भी गलत है, सर्वाधिक सीटें बिहार में नहीं हैं। तो इसमें से बी और सी गलत है। तो गलत कथन को चुनना है तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो रामनाथ कोविंद एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दो लोग बिहार के राज्यपाल रहे और बाद में राष्ट्रपति बने। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने किस कारण से मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था? तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था, कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण भी मिला था। श्री कृष्ण सिंह ने पार्टी के आदेश पर मुख्यमंत्री के पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की। सरकार से आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इसमें से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन नहीं मिलने के कारण सही ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, ये सही है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ये भी सही है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है और चुनना क्या है? सही नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, ये सही है। इसमें ग्राम के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, नहीं मुखिया करता है। एक वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य होती है और इसकी अध्यक्षता मुखिया के द्वारा की जाती है और यदि मुखिया अनुपस्थित रहे तो उप मुखिया द्वारा अध्यक्षता की जाती है। तो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है, ये भी सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसमें हम का प्रतिनिधित्व है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इसके 4 सदस्य हैं। AIMIM का भी प्रतिनिधित्व है, वर्तमान में 2 सदस्य हैं और VIP का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें 243 सीटों में से RJD के 79, JDU के 45, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 19 हैं, हम के 4, IND के 1, CPI-ML के 12, CPI के 2, CPI-M के 2 और BJP के 78, AIMIM के तो 2 है ही। तो इसमें से VIP का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है? तब बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। पहली बार 2011-12 में मिला चावल के लिए, दूसरी बार 2012-13 में गेहूं के लिए, तीसरी बार 2015-16 में मक्का के लिए, चौथी बार 2016-17 में मक्का के लिए और 5वीं बार 2017-18 में गेहूं के लिए मिला है। तो चावल के लिए पहली बार मिल चुका है, गेहूं के लिए भी मिला है और मक्का के लिए भी मिला है। तो बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है? तो सभी के लिए मिल चुका है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? प्रथम कृषि रोड मैप 2010 से 2015, तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 2023, चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 2028। तो बिहार में कृषि के विकास के लिए अब तक 4 कृषि रोड मैप की घोषणा की गई है। प्रथम कृषि रोड मैप की था 2008 से 2012 के लिए। तो प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 2012 ये गलत होगा, ये गलत है। द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 2017 के लिए था और तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से
2023 के लिए था। तृतीय कृषि रोड मैप को 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया था, इसलिए 2017 से 2023 ये बी सही है। और चतुर्थ कृषि रोड मैप है 2023 से 2028 के लिए, तो बी और सी सही है। सही कौन सा नहीं है? ए सही नहीं है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में कुल कितने रेल मंडल है? तो बिहार में 4 रेल मंडल है। सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल। तो इसमें से 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अंतिम स्थान किस जिले का रहा है? तो सबसे अंतिम स्थान शिवहर जिले का रहा है। सबसे अंतिम स्थान शिवहर जिले का है। उसके बाद में अररिया आता है और तीसरे स्थान पे आता है नीचे से सीतामढ़ी जिला। शिवहर का सकल घरेलू उत्पाद है, राज्य घरेलू सकल प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद शिवहर का 18,692, वहीं अररिया का है 19,527 रुपया एवं सीतामढ़ी का है 20,631 रुपया। यदि सबसे समृद्ध 3 जिलों की बात किया जाए तो सबसे समृद्ध 3 जिले हैं पटना का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 15,239 रुपये। सेकेंड पे आता है बेगूसराय 45,497 के साथ में। पटना का जो है 1,15,239 रुपया, 15,239 नहीं, 1,15,239 रुपया है। बेगूसराय 45,497 रुपये के साथ में सेकंड स्थान पे आता है और मुंगेर तीसरे स्थान पे आता है 42,793 रुपये के साथ में। तो इसमें से शिवहर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? तो बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें से कोसी जल विद्युत परियोजना की क्षमता है 19.2 मेगावाट और पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना इसकी क्षमता है 15 मेगावाट। सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना इसकी क्षमता है 6.6 मेगावाट। तो सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है कोसी जल विद्युत केंद्र परियोजना, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग मोकामा में है, ये सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी में है, ये भी सही है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत में है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही सुमेलित है और हमें चुनना है नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। मैथिली ठाकुर इससे पहले 2019 में मधुबनी जिला की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। हाल ही में मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया? तो गुजरात के अमरेली में, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है, ये सही है। इस मिशन के लिए कुल परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य 2050 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। ये तो करना है लेकिन 2050 तक नहीं, 2030 तक करना है। 2030 तक 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है और इसके साथ ही प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास भी करना है। 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2050 तक नहीं। तो इस कारण से स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो यहाँ पे 5T का मतलब है
ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन। ये उड़ीसा गवर्नमेंट की ये पहल है, उड़ीसा गवर्नमेंट का पहल है और इसका उद्देश्य है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन को सशक्त बनाना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, उड़ीसा। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 महोत्सव का शुरुआत कर्नाटक के हुबली जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और इस वर्ष का थीम था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं व योगदानों को सम्मान देने और सजोने के लिए आयोजित किया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी अबव। हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, इसके लेखक संजीव सान्याल हैं, ये सही है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके लेखक मेघनाथ देसाई हैं, ये भी सही है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत इसकी लेखिका हैं, तो ये सही है। इसमें से तो ये सभी सही सुमेलित हैं, तो हमें चुनना है कौन सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुएला रोका बोटी को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी के राइट ऑप्शन बी होगा। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं नताशा पर्क-मोसर और पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं डीना बोलुआर्ट और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं जियोर्जिया मेलोनी। खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो खगोलविदों ने बृहस्पति के चारों ओर यानी जुपिटर के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे बृहस्पति के कुल चंद्रमाओं की संख्या 92 हो गई है। तब बृहस्पति ग्रह, राइट ऑप्शन बी होगा। लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना के भाग के रूप में स्कूल और बुनियादी ढांचा विकास परियोजना चला रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सेना आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है। ऐसे स्कूलों में 2000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, तो भारतीय सेना होगा, राइट ऑप्शन सी। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो राइट ऑप्शन सी होगा, रिकी केज। हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। इसका शुभंकर आशा, महिला चीता और मोगली था, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, 1, 2 और 3, राइट ऑप्शन डी होगा। इस 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में महाराष्ट्र 161 पदक, जिसमें से 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक थे, के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा 40 पदक के साथ में, और मध्य प्रदेश रहा 39 स्वर्ण के साथ में तीसरे स्थान पर रहा। हरियाणा 40 स्वर्ण और मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण के साथ तीसरा स्थान पर रहा था। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने,
राइट ऑप्शन ए होगा। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के बीच में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। और सुमन बेरी जो हैं ये हैं उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय हाल ही में कौन बन गया है? तो केरल उच्च न्यायालय ने अपने हाल के 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है और इस प्रकार इसे क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो केरल उच्च न्यायालय, राइट ऑप्शन सी होगा। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, ये भी सही है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है, मेघालय को 3-2 से पराजित कर, राइट ऑप्शन बी होगा। 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? बिहार ने जीता है, हरियाणा को हरा करके, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपने व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो वो है हिंदी के लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, राइट ऑप्शन बी होगा। और इसमें से शिव शंकरी जो हैं, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण संकरा सूर्यवंशम के लिए 2023 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, शिव शंकरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं ज्योतिर्मयी मोहंती, ज्योतिर्मयी मोहंती, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो बिहार दिवस 2023 का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई है, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता की जाएगी TB सोमनाथन के द्वारा, TB सोमनाथन, राइट ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? इसका नाम गंगा रखा गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन यानी GVA के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन मूल्य कीमतों पर 3.5% रहा, ये सही है। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन यानी GVA मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, ये भी सही है। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन GVA में वित्त वर्ष 2023 में 9.1% की वृद्धि होने का अनुमान है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है और हमें असत्य कथन चुनना है यहाँ पे, असत्य कथन। तो तीनों ही कथन सत्य है, तो इसमें से ये क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है, तीनों ही कथन सही है। यदि कहता कि सत्य कथन तो डी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन असत्य कथन कह रहा है तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, कुछ एरर है इस क्वेश्चन में।
मार्च 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? हैदराबाद में आयोजित की गई। राइट ऑप्शन सी होगा। मार्च 2023 में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो 16.2% हो गई है। राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।